पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमने देखा है, एक स्फेयर के रूप में अगर होगा कैपेसिटर तो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होंगे और दोनों पैरेलल रखे हुए होंगे और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा और वो डिस्टेंस के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है चार्ज देने से तो उसके अंदर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो दो पैरेलल प्लेट रखे गए हैं और दोनों पे सिग्मा चार्ज है, एक प्लस सिग्मा दूसरे पे माइनस सिग्मा हम कह देंगे। तो अगर इसको हमने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड जो प्लेट दिख रहा है ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। तो जब इंडक्शन होगा ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है, चार्जलेस है पहले कंडीशन में, जब तक यहाँ ये इस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डाल रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पर अप्लाई करेगा तो इसके जो नेगेटिव आयन है वो एक तरफ और पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज ये प्लेट बन गया और इसको फिर हम अर्थिंग दे दिए। अर्थिंग देंगे तो ये पॉजिटिव जो भी होगा वो सारा अर्थिंग चला जाएगा नीचे। तो कहेंगे कि एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। तो इसके तरह का जो कैपेसिटर होगा वो कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। इसके अंदर फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक इसमें पुटअप करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 हम नाम देते हैं, प्लेट 1 प्लेट 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, निकालना है हमें सी कैपेसिटी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमें सी निकालना है, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो सी निकालने के लिए जरूरत किस चीज़ की है? तो C इक्वल टू होता है Q/V। तो जरूरत पड़ेगा Q का, V का, तो C आ जाएगा। अब V इसमें हम निकाल लेंगे अगर चार्ज डेंसिटी मालूम है। एक और फैक्टर चाहिए इसमें, क्या चाहिए? सेपरेशन डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। अब ये दो प्लेट है हमारे पास। पैरेलल प्लेट जो होता है वो बना हुआ होता है 2 कंडक्टिंग प्लेट से, दोनों पैरेलल होगा और सेपरेशन होगा स्मॉल डिस्टेंस पे। मान लिया जाए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान रखा है, एरिया भी मान लेते हैं। एरिया क्या है दोनों का? A है, एंड A इज द एरिया ऑफ प्लेट, ये हमने माना है। लेट अस कंसीडर सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इस दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें पोटेंशियल तो उसके पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, और पोटेंशियल आ जाएगा और चार्ज है ही, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज है, तो C आ जाएगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट, बिटवीन बोथ प्लेट, यानी इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट, यानी इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनर रीजन ऑफ 1 and 2 प्लेट 1 and 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। आउटर रीजन की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 मिलने वाला है, चाहे वो प्लेट 1 की बात करें चाहे प्लेट 2 की बात करें। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमारे पास वो E इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इसीलिए सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन इसका कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में
यानी इसको हम इतना लिखेंगे, प्लेट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ भी लागू हो जाएगा, और प्लेट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट कहिए इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये, क्योंकि इसके बीच हमने कुछ नहीं पुटअप किया है, एयर सेपरेशन है, गैपिंग है। अब यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन देख रहे होंगे, बोलेंगे कहाँ से आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो हमने पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ा है गॉस लॉ का। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हमने देखा कि अगर कोई पैरेलल प्लेट की बात की जाए और उसमें चार्ज डेंसिटी कुछ है, ये पैरेलल प्लेट या सिंपल ये प्लेट हो सकता है, या एक रीजन हमने बना दिया है और हमने कहा था कि अगर इसको चार्ज कर दिया गया है सिग्मा से, तो इसके बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा। तो हमने देखा था वहाँ पर वैल्यू आया था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आया था हमारे पास, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। हमने वहाँ पर फ्लक्स निकाला था, और फ्लक्स E ds cos थीटा, और फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम ऑफ चार्ज हमने निकाला था। अब यहाँ पर जो है एरिया ds जो है वो दोनों के लिए हो जाएगा, दो सरफेस है हमारे पास, तो क्या ये हमारे पास E इंटू 2 एरिया और डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन क्यू, ऐसा इज इक्वल टू करके लिख देंगे, या E इज इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा 2a एप्सिलॉन और ये Q। अब साथ में Q जो है वो सिग्मा के साथ हम लिखेंगे, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो क्या E इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या है बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, ये आपको बताया गया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में इसको देख लेंगे कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन आता है, कोई भी चार्ज प्लेट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना आएगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन जो है आउटर रीजन में 0 हो जाएगा, दोनों माइनस कर देंगे, इनर रीजन में हमारा दोनों एडअप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्या करना है, E इज इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन वैल्यू आया हमारे पास, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब एक चीज और हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में एक रिलेशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV बाई dr, यानी dV इज इक्वल टू E dr। यहाँ पर सेपरेशन डिस्टेंस जो है dr इंडिकेट करता है डिस्टेंस को, या फिर वो हमारे पास यही डिस्टेंस क्यों, रेडियस में ही क्यों ना हो, यानी ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। तो क्या हो जाएगा E v इज इक्वल टू ER हम लिख देंगे, यानी हमारे पास V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेपरेशन डिस्टेंस की हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन, और हमने लिख दिया T। अब V तो आ गया, Q हमारे पास मालूम है चार्ज डेंसिटी से, तो क्या हम C निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, फिर इसको हम लिखते हैं ऐसे, V इज इक्वल टू इतना हुआ और E इज इक्वल टू इतना हुआ। अब C इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, और Q क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, सिग्मा है तो सिग्मा से हम निकाल लेंगे, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q बाई A, यानी Q इज इक्वल टू सिग्मा ए आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, या फिर V इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, यानी ये हो गया Q और बाई A एप्सिलॉन, और ये वैल्यू आया D, ये आया V का वैल्यू। अब इसको हम लिख देते हैं C, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, इसीलिए C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए और डिवाइडेड बाई V का वैल्यू आया हमारे पास Q A एप्सिलॉन D। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर देंगे, Q बाई A, इसको क्या हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, इसको हम एप्सिलॉन
लिखेंगे या एप्सिलॉन में ही रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं, दोनों को एक ही टर्म में रखिए, या तो क्यू बाई ए में रखेंगे तो दोनों को क्यू बाई में रखेंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, जहां जरूरत पड़ेगा वहां यूज करेंगे हम। तो हमारे पास आया C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू है सिग्मा ए और डिवाइडेड बाई यानी ए सिग्मा C इज इक्वल टू आया हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई डी। देखने वाली बात है कि C जो है कैपेसिटी जो है वो Q पे डिपेंड नहीं कर रहा है, C जो है V पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और Q पे डिपेंड करता तो V पे भी डिपेंड करता, क्योंकि दोनों तो रिलेटेड टर्म है, एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए कहा गया कि कैपेसिटी जो है वो उसे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा है, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। सेपरेशन डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी इसका घट जाएगा। अगर एरिया इसका बड़ा होगा, यानी बड़ा सा हम पैरेलल प्लेट लेंगे तो उसका C ज़्यादा आएगा। ये रिजल्ट है हमारे पास। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल्स अगर आता है, या फिर अगर हम ये इमेजिन करें कि 1 फैराड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो कितना बड़ा बनेगा, या अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर लेते हैं, प्लेट का साइज अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है और उसको हमने 1 mm डिस्टेंस पे अगर सेपरेट कर दिया तो कितना उसका कैपेसिटी होगा, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी एक बार जो बन गया, एक बार जो कैपेसिटर बना दिया गया उसमें इंडिकेट कर दिया गया कि 10 म्यूएफ है, मतलब मैक्सिमम उतनी ही चार्ज को वो स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी वो स्टोर है, और ज़रूरत पड़ेगा तो उतना ही वो एक बार में फोर्सफुली भेज सकता है चार्ज को वोल्ट में और एम्पियर, क्योंकि फ्लो करेगा तो वोल्ट एम्पियर एक साथ जाएगा, यानी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर वो सप्लाई करेगा सडनली। तो हम फैराड जो बड़ा सा यूनिट है उसमें तो नहीं आएगा, और अगर 1 फैराड का अगर बनाना है और इस तरह का कैपेसिटर हो हमारे पास तो क्या रिजल्ट आने वाला है ये हम देखते हैं इसको। तो मान लिया जाए कि 1 फैराड का कैपेसिटर बनाना है, इसका हम यूज देख लेते हैं। 1 फैराड अगर C इज इक्वल टू कह दे 1 फैराड और सेपरेशन डिस्टेंस दे दे, सेपरेशन डिस्टेंस अगर आपको बता दे कि वो है 0.1 सेंटीमीटर सेपरेशन डिस्टेंस, और फिर आपको कहे कि एरिया निकालिए, एरिया निकालिए क्या होगा, इस प्लेट का एरिया क्या होगा ये निकालिए। दोनों सेम होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक का एरिया कम और ज़्यादा रखेंगे नहीं, इक्वल एरिया होगा, सेपरेशन डिस्टेंस उसका कुछ होगा। तो क्योंकि अगर अलग अलग होता है तो A1 A2 आता है हमारे पास रिजल्ट, तो अलग है नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इक्वल रहेंगे, जहाँ तक जाएंगे तब फंक्शन तब तो करेगा, नहीं तो बाकी तो ऐसे ही लिख हो गया। चलिए तो कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू 1 फैराड, D इज इक्वल टू हमने 0.1 सेंटीमीटर हम कर दिया, यानी 1 और 10 टू पावर -2 इतना मीटर। तो निकालिए एरिया क्या होगा, हम ये फार्मूला लगा देंगे और देखेंगे कि एरिया कितना बड़ा हो रहा है। तो एरिया के लिए क्या है, एरिया के लिए फार्मूला इसी में से बना लीजिए। क्या बना लेंगे आप, फार्मूला ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये CD हो जाएगा, CD डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। आप वैल्यू रख दीजिए और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। 1 फैराड हो गया, और डिस्टेंस को हमने क्या माना है, डिस्टेंस को हमने माना है 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपके पास 0.1 है तो -2 की जगह -3 हो जाएगा ना, -3 इतना मीटर, यानी 1 mm हमने कैलकुलेट किया है, 1 mm है, 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm। तो ये वैल्यू कितना होने वाला है, 10 की पावर -3 हो जाएगा यहाँ पर, और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 10 की पावर -12। अब -12 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा वैल्यू, यानी A इज इक्वल टू हमारे पास आएगा CD, जरूरत नहीं है, यानी 8.85 और 10 की पावर -12 ऊपर चला गया तो -3 और +12 हो गया, बचा क्या, 9 बचा, क्या बचेगा, 9 बचेगा, 12 ऊपर गया। तो आप यहाँ देखेंगे A इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा
यानी अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 10 दे देंगे, 10/8 दे देंगे, 8.85 और 10⁻, इसमें एक जीरो हमने दे दिया तो ये 10⁻8 बचा। यानी एरिया जो हमारे पास होगा वो 10⁻8 होगा, काटेंगे तो 1.1 होगा, तो 1.1 और 10⁻8 मीटर स्क्वायर का एरिया आएगा। 25-30 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा 1 फैराड बनाने के लिए। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हमने एरिया लिया है और सेपरेशन डिस्टेंस हमने 1 mm कर दिया है, यानी 1 10⁻³ मीटर है ये सेपरेशन डिस्टेंस, तो कितना फैराड का कैपेसिटर हम बना पाएंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर हमने लिया है उसका एरिया और सेपरेशन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm पे हमने दोनों को सेपरेट कर रखा है। तो उस कंडीशन में C कितना आएगा, तो C इक्वल टू वैल्यू क्या होता है, एरिया एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय D। वैल्यू रखिएगा कितना आएगा, C इक्वल टू 1 8.85 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा, यानी C इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8.85 10⁻⁹ इतना फैराड, ये फैराड हमारे पास C इक्वल टू इतना फैराड आया, माइनस में आया, यानी ये वैल्यू हमारे पास 8.85 यानी 8 और 10⁻⁻3 माइक्रो फैराड में अगर हम लिखेंगे तो इतना, तो बहुत कम वैल्यू आया। 1 मीटर स्क्वायर हमने लिया है तब जाकर कितना कम वैल्यू आया है, इतना बड़ा सा कैपेसिटर कहाँ लगा पाएंगे आप। तो ये प्रैक्टिकली इसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारे पास। हाँ, इससे आगे हम जब पढ़ेंगे इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा ये चार्ज नहीं रख सकता, इससे ज़्यादा अगर हम चार्ज रखना चाहेंगे, इससे ज़्यादा कैपेसिटी है ही नहीं तो चार्ज नहीं रहेगा। अब एक्स्ट्रा देंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और पोटेंशियल जब बढ़ने लगेगा तो फिर C इक्वल टू Q/V कहाँ काम आया। V अगर बढ़ने लगे, चार्ज बढ़ाने से V बढ़ने लगे तो कैपेसिटी कहाँ बढ़ा, तो फंक्शन नहीं करेगा, वो कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाएगा, लीक होने लगेगा, एटमॉस्फेयर में चार्ज लीक होने लगेगा, आसपास चार्ज लीक करने लगेगा। तो यहीं तक ये काम कर सकता है, फिर भी ये अभी तक मेरे काम का नहीं है जब तक इसमें हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करेंगे। तो देखेंगे फिर अगले क्लास में हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है और कितना, कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, ये सारा कुछ। थैंक यू।